गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एस के गुप्ता आज इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जो क्लास 9 का है। ठीक है, और फोर्स के बारे में अच्छी तरह समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। चले, ये हमारा चैनल है लेट्स लर्न फिजिक्स, या इसका दूसरा नाम भी है फोटोन ब्रेन। ठीक है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि तो यहाँ से एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। और दो तरह के फोर्स यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, एक बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। और फिर लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और मोमेंटम के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद एनर्सिया है, मास है, इस पे भी चर्चा किया जाएगा। और फिर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एक्शन टू रिएक्शन, ये तो मेरा थर्ड लॉ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये क्या करते हैं कि फर्स्ट हम लोग एक एक करके सब समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग फोर्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं या समझते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द फोर्स दैट इनेबल्स अस टू डू एनी वर्क। तो कोई भी आपको वर्क करना है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो कोई भी आपको वर्क करना है तो आपको फोर्स की ज़रूरत होगी। तो यही हमें किसी भी वर्क को करने में हेल्प देता है फोर्स। ठीक है, आइदर वी पुल और पुश द ऑब्जेक्ट, या आपको किसी वस्तु को, कोई ऑब्जेक्ट है उसको पुल करना है, खींचना है, या उसको पुश करना है, तो वहाँ पे आपको फोर्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो फोर्स को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, यानी फोर्स क्या होता है, एक तरह का फैक्टर होता है जो किसी बॉडी का शेप चेंज करने में, ठीक है, किसी रेस्ट बॉडी को मोशन में लाने में हेल्प करता है। ठीक है, पुश और पुल में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो उसी फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे और भी हम लोग इसके बारे में धीरे 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 समझेंगे। चलिए देखिए कि देखिए एग्जाम्पल में, टू ओपन अ डोर, यदि आपको डोर को ओपन करना है तो जिस फैक्टर का आप यूज करते हैं ना, वही फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स से ही आप किसी डोर को ओपन कर पाते हैं। आइदर वी पुश और पुल इट, ठीक है, या तो उसको पुश करते हैं या तो पुल करते हैं डोर को। ठीक है, ठीक है, अ ड्रॉवर इज पुल्ड टू ओपन एंड पुश टू क्लोज। ठीक है, क्लोज करने के लिए पुश करते हैं और खोलने के लिए पुल करते हैं आप दरवाजा को। तो वही क्या है, फोर्स है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है, विदाउट फोर्स आप ये वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कि फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का इफेक्ट क्या है, फोर्स क्या क्या कर सकता है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये फोर्स, वो क्या क्या कर सकता है, इसका इफेक्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा गलत राइट हो चुका है ये, तो ये वाला यहाँ पे मोशन होगा। ठीक है, यहाँ पे मोशन होगा। ठीक है, इसको आप काट दें। ठीक है, तो यहाँ पे मोशन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ फुटबॉल कैन बी सेट टू मूव बाय किक इट। ठीक है, या बाय अप्लाइंग अ फोर्स। तो आप क्या है कि आप किसी फुटबॉल पे किक मार करके, ठीक है, या फोर्स अप्लाई करके उसको क्या कर देते हैं, आप मोशन में ले आते हैं। ठीक है, ऊपर में हमने दिखाया, फोटो में भी आपने दिखाया, हमने देखा था, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये बच्चा किक मार करके इस फुटबॉल को जो रेस्ट में था वो मोशन में ले आया। यहाँ पे देखिए कि इस बॉल को, ये कॉर्क को, ये देखिए बैडमिंटन से इसको भी मार करके इसको क्या कर रहा है, मोशन में ला रहा है। ठीक है, तो किक करके या उस पर फोर्स अप्लाई करके आप किसी बॉडी को मोशन में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स का इफेक्ट होता है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे कि और फोर्स का क्या इफेक्ट होता है, वो हम लोग अभी देखने का कोशिश करेंगे।
ठीक है। तो ये देखिए दूसरा इफेक्ट देखिए, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, कोई बॉडी मूव कर रहा है ना तो उसे आप स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, फोर्स लगा करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे बाय अप्लाइंग ब्रेक्स और रनिंग साइकिल और अ रनिंग व्हीकल कैन बी स्टॉप्ड, ठीक है। उस पर ब्रेक लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो फोर्स लगाकर हम मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा इफेक्ट देखिए और आप क्या कर सकते हैं फोर्स से, तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और उसका हम लोग डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ आ रहा है। तो देखिए इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल बाय अप्लाइंग फोर्स बाय मूविंग द हैंडल द डायरेक्शन ऑफ अ रनिंग बाईसाइकिल, हम लोग क्या करते हैं, साइकिल के हैंडल पर फोर्स लगाकर उसका डायरेक्शन इधर उधर ले जाते हैं, ठीक है, तो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो कैन बी चेंज। सिमिलरली बाय मूविंग अ स्ट्रिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रनिंग व्हीकल इज चेंज, तो जो स्टेयरिंग होता है बाय ये व्हीकल का, फोर व्हीलर का, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसका भी डायरेक्शन इधर उधर चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा करके किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या है कि हम लोग डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, हाँ, तो कोई बॉडी यदि मूव कर रहा, बहुत तेजी से मूव कर रहा है तो उसको स्लो भी ला सकता है, उसको धीमा कर, स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी में क्या करते हैं, ब्रेक लगा करके उसके स्पीड को धीमा कर देते हैं जब हमको रुकना होता है तो, ठीक है, या कहीं पे भी जर्किन वगैरह आ जाता है या कहीं पे भी क्राउड भीड़ वगैरह आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपना मोटरसाइकिल का या व्हीकल है उस पर ब्रेक लगा करके थोड़ा सा स्लो कर देते हैं उसका स्पीड, तो स्पीड को हम लोग चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा करके, ठीक है। तो वही चीज़ है। और यहाँ पर देखिए कि बाय एक्सेलरेटिंग, ठीक है, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कम कर देते हैं तो उसका स्पीड धीरे हो जाता है, तो द स्पीड ऑफ अ रनिंग व्हीकल कैन बी इंक्रीज्ड और अप्लाइंग ब्रेक द स्पीड ऑफ अ रनिंग व्हीकल कैन बी डिक्रीज, तो फोर्स लगा करके वही एक्सेलरेशन को कम बेसी कर करके वही फोर्स हो गया, तो फोर्स यहाँ पे तो वहाँ फोर्स ही काम करता है, फोर्स को बढ़ा करके और कम करके उसके स्पीड को क्या कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल बाय हैमरिंग अ ब्लॉक a metal can be turned into a thin sheet, by hammering a stone can be broken into pieces, ठीक है। तो उसका शेप और साइज क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा करके हम उसका शेप और साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई ब्लॉक है मेटल का, उसको पीट पीट करके पतला चादर या सीट बना देंगे, थिन सीट बना देते हैं फोर्स लगा करके। देखिए आपका स्टोन है उसको पीट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है, पहले बड़ा साइज था अब छोटा साइज हो गया, तो साइज को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, शेप को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज रहा। तो अब देखिए, अब यहां से आप देखिए फोर्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। तो फोर्स दो टाइप के होते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फोर्स क्या है, मेनली टू टाइप्स का होता है, एक बैलेंस्ड फोर्स होता है और एक अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं कि बैलेंस फोर्स क्या है। तो बैलेंस फोर्स क्या है, आप देखिए कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए होता क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारा फोर्स लगा हो, जैसे आप देखें यहाँ पे ये देखिए इस पे कितना फोर्स, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स और इस डायरेक्शन पे फिर 5 न्यूटन का फोर्स, ऊपर की ओर देखिए 2 न्यूटन का फोर्स और नीचे की ओर देखिए 2 न्यूटन का फोर्स, तो कितना फोर्स हो गया 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन इसका जो रिजल्टेंट है ना ये 0 होगा, क्योंकि देखिए इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन का है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में 2 न्यूटन का है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इस बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बॉडी मूव नहीं करेगी,
ये बॉडी मूव नहीं करेगी, क्योंकि इस पे बैलेंस फोर्स है। और सबको ऐड करेंगे तो जैसे इसको पॉजिटिव ले ले, इसको नेगेटिव ले ले, इसको पॉजिटिव ले ले, इसको नेगेटिव ले, सबको जब ऐड करेंगे ना तो आंसर मेरा 0 आएगा। तो इसी को कहा जाता है कि रिजल्टेंट फोर्स जब 0 हो ना, बहुत सारा फोर्स अप्लाई हो एक बॉडी पे और सब फोर्स का सम जो है 0 हो, तो हम कहेंगे कि ये सब बैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, ये बैलेंस्ड फोर्स है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिजल्टेंट सबको जोड़ने पर क्या हो कि 0 के इक्वल हो, तो वो बैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। ठीक है, जैसे आप फिर एग्जांपल में और भी देखिए कि इन द टग ऑफ वॉर इज बोथ द team applies similarly magnitude of forces in opposite direction. Rope does not move in either side. This happens because of balanced force in which resultant of applied forces becomes 0. तो यहाँ पे भी आप इसको भी देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में इस रॉप को ये इस डायरेक्शन में खींच रही है, तो ये इस डायरेक्शन में इसको खींच रही है। और दोनों पे क्या है कि फोर्स इक्वल, ये भी इक्वल फोर्स अप्लाई की हुई है, ये भी इक्वल फोर्स अप्लाई की हुई है, और ये मूव नहीं कर रही है, एक जगह पर ही स्टॉप है ये लोग। ठीक है, तो ये बैलेंस फोर्स यहाँ पे लग रहा है, जिसके कारण रस्सी ना इधर जा रही है ना रस्सी इधर जा रही है। ठीक है, तो ये रहा आपका बैलेंस फोर्स। जब इक्वल फोर्स ये लोग अप्लाई करेंगे तो ये और ये दोनों इक्वल फोर्स, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट मेरा क्या आएगा, 0। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस फोर्स। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा। उसके बाद देखिए बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट काउज एनी चेंजेस ऑफ अ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, लेकिन क्या है बट एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, और इसके कारण बैलेंस्ड फोर्स के कारण कोई चेंजेस नहीं आता, यानी कि मोशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, स्टेट में कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ये देखिए लिखा ही हुआ है, बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बैलेंस फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट का शेप साइज चेंज कर सकता है, लेकिन उसे मोशन में नहीं ला सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड फ्रॉम बोथ साइड ओवर अ बलून, तो बलून के ऊपर यदि फोर्स आप अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि वो तो चाहे फूट जाएगा, ज़्यादा फोर्स लगा, लेकिन थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा और साइज भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा, द साइज एंड शेप ऑफ द बलून इज चेंज्ड। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, उसका शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है, लेकिन मोशन में नहीं ला सकता है, ये आप याद रखें। ठीक है, अब अनबैलेंस की बात करते हैं हम लोग, अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स को यहां पर आप देखिए, ये देखिए अनबैलेंस फोर्स क्या है। तो इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस आर ग्रेटर देन 0, 0 से क्या हो, ग्रेटर हो, ग्रेटर देन 0। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो, ग्रेटर देन 0, यानी 0 नहीं हो, 0 से ज्यादा हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7, इस तरह से हो। ठीक है, ज्यादा हो, 0 ना हो, तो द फोर्सेस आर called unbalanced forces. An object in rest can be moved because of applying balanced force. और जब किसी पर unbalanced force अप्लाई करते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ unbalanced होगा, यहाँ फिर भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप U कर लीजिएगा। ठीक है, U सॉरी, ठीक है, इसको ये कर लीजिएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण क्या होगा कि वो मूव करेगा। ठीक है, वो मूव करेगा। एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कैन बी मूव्ड बिकॉज ऑफ अप्लाइंग अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स जब लगाएंगे तो वो मूव करने लगेगा जो रेस्ट में है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे आप देखें कि अनबैलेंस्ड फोर्स जिसका देखिए इस ऑब्जेक्ट पे इधर क्या है, 240 न्यूटन है फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इसमें क्या है 80 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये वाला फोर्स ज़्यादा है और ये फोर्स कम है।
ठीक है, बल्कि ये अपोजिट डायरेक्शन में, इधर है इधर में, लेकिन सब ज़्यादा फोर्स यहाँ पे, जब इसको ये पॉजिटिव ले, मान लेते इसको पॉजिटिव ले लेते, इसी को पॉजिटिव ले लेते हैं और इसको नेगेटिव ले लेते हैं, और जब ऐड करेंगे ना फिर भी मेरा एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा, ठीक है, इधर साइड, जिसके कारण ये बॉडी क्या है, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो आप इसे याद रखें। चलिए, तो अनबैलेंस फोर्स लगता है तो कोई बॉडी मोशन में आ जाती है, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स कैन डू द फॉलोइंग, देखो क्या क्या कर सकता है अनबैलेंस फोर्स। मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई रुकी हुई ऑब्जेक्ट है तो उसको मूव कर सकता है। इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके स्पीड को मूव कर, मतलब इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, स्पीड को डिक्रीज कर सकता है। उसके बाद स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसको स्टॉप में ला सकता है, ठीक है। और ये तो चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है, शेप एंड साइज को ये चेंज कर सकता है। ये अनबैलेंस फोर्स का प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले गैलीलियो ने इस पे कुछ रिसर्च किया था, कुछ उन्होंने बातें बताई थी, वो उनका हम जिक्र करते हैं। उसके बाद हम लोग न्यूटन ने फिर इसके ऊपर काम किया, ठीक है, रिसर्च किया, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं गैलीलियो ने क्या कहा, ठीक है। तो गैलीलियो फर्स्ट ऑफ ऑल said that object move with a constant speed when no force act on them. This means if an object is moving on a frictionless path and no other force is acting upon it, the object would be moving forever. ठीक है, सही बात है, ठीक है। और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। That is, there is no unbalanced force working on the object. ठीक है, यानी गैलीलियो का ये कहना था ना कि यदि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है ना, तो वो सदा के लिए, हमेशा के लिए मूव ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई अदर से अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। ये उनका कहना था, लेकिन रियल लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो क्योंकि जब हम किसी बॉडी को मोशन में लाते हैं तो उस पर एयर का फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, जब मतलब कोई उसके सरफेस है तो सरफेस का फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ग्रेविटी का फोर्स, ठीक है, बहुत सारे फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाता है और कुछ समय के बाद उसको उसकी स्पीड को धीमा कर देता है, रोक देता है। लेकिन यदि टोटल फोर्स हटा दिया जाए, एयर का फ्रिक्शन फोर्स, सरफेस का फ्रिक्शन फोर्स, ये तमाम फोर्सेस को हटा दिया जाए और कोई बॉडी को मूव करवा दिया जाए, तो वो हमेशा मोशन में रहेगी, कभी भी वो रुकेगी नहीं, ठीक है। ये गैलीलियो का कहना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही चीज यहां पे देखिए, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज टू अटेंड द कंडीशन ऑफ जीरो अनबैलेंस फोर्सेस इज इम्पॉसिबल। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ एयर एंड मेनी अदर फोर्सेस आर ऑलवेज एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसीलिए रियल यानी प्रैक्टिकल में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न्यूटन ने इस पे बहुत सारा वर्क किया और उन्होंने 3 ठो लॉ दिया है, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसी को ब्रांच को, उसी का स्टडी को, गैलीलियो का स्टडी को इन्होंने आगे बढ़ाया, ठीक है। आगे कुछ नॉलेज दिया हम लोगों को, तो वो चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए एनी ऑब्जेक्ट, देखिए इनका जो है पहले यहाँ पे देखिए, न्यूटन स्टडीड द आइडियाज ऑफ गैलीलियो के आइडिया को उन्होंने स्टडी किया एंड गेव द 3 लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन्स ने कितने लॉ दिए हैं? 3 लॉ दिए हैं मोशन के पर, ठीक है, मोशन पे 3 लॉ दिए हैं। दीज लॉज आर नॉन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और उसी को हम किस नाम से जानते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखें, न्यूटन के कितने लॉ हैं?
तो मोशन के, तो 3 ठो लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, और उसको क्या कहा जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है, ठीक है, जिसके बारे में अभी देखिए हम लोग फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ एनर्सिया भी इसको कहते हैं। फर्स्ट लॉ को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ एनर्सिया भी कहा जाता है, ठीक है, या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये लॉ में क्या होता है वो देखिए आप यहाँ पे, एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन along a straight line until it is compelled to changes the state by applying external force, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए ये क्या बोल रहा है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, ठीक है, और यदि वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक है, जब तक उस पर कोई अलग से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना होता हो, ठीक है। बस यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ का आप कहना है। तो आप एग्जाम्पल में आप देखते भी होंगे कि आप अपना बुक जहां पर रखते हैं, जिस टेबल पे रखते हैं, दूसरे दिन भी आप देखते होंगे कि वो बुक टेबल पर ही है, जब तक कि उस पर दूसरा कोई उसको इधर से उधर ना करे, ठीक है। बुक स्वयं जो है एक टेबल से दूसरे टेबल पे नहीं जाती है, ठीक है, उसको एक टेबल से दूसरे टेबल पे ले जाने के लिए अलग से फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यूनिवर्स की कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकती है स्वतः, ठीक है। यदि चेंज करना है तो उसको फोर्स की आवश्यकता होगी, एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होगी। यही तो न्यूटन का कहना है कि जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाए। कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक है। यदि हम एक साइकिल को चला के छोड़ देंगे तो वो चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, वो रुक जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में वो रुक जाता है, क्यों, तो उस पर एयर का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, रोड का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। इसलिए यदि तमाम फोर्सेस हटा दिए जाए तो वो मोशन में ही रहेगी, ठीक है। इन्होंने गैलीलियो के बात को ही एक्सप्लेन किया और अच्छी तरह से, ठीक है। तो यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि कोई ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है, यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। तो ये आपका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक है। उसी का एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो हम बता चुके हैं, ठीक है। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट विल रिमेन इन रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन until an external force is applied over it to change its state, ठीक है। This means all objects resist to in changing their state. The state of any object can be changed by applying external force only. यानी वो क्या करती है, यानी इसका और भी एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट है वो अपने स्टेट में चेंजिंग का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, उसको अपोज करते हैं कि हमें आप चेंजेज मत करो, ठीक है। ये उसका विरोध करते हैं, यदि आप चेंजेस करोगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, आपका हम एनर्जी लेंगे, ठीक है। ये रेजिस्ट करता है उसको, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे कि ये देखिए यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन एवरी डे लाइफ, ठीक है। तो उसको हम लोग एक डेली के लाइफ में हमारा ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे और उसको कनेक्ट करते हैं। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं मास एंड एनर्सिया, ठीक है। तो देखिए एनर्सिया क्या होता है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग इसका जाएंगे, ठीक है, इसके एग्जाम्पल में एप्लीकेशन में जाएंगे। तो मास क्या होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो क्वांटिटी होती है ना, उसी का मेजरमेंट क्या कहलाता है, मास कहलाता है। और जिस ऑब्जेक्ट का मास हो उसमें एनर्सिया का गुण होता है। क्या क्या होता है, एनर्सिया का एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो एनर्सिया क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है। यानी वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक है।
यदि आप उसके स्टेट को चेंज करेंगे तो आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पे आप देख सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच इट रेजिस्ट टू गेट डिस्टर्ब इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। ठीक है, जिसके पास जितना ज्यादा मास होगा उसकी इनर्शिया उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। दिस मीन्स इनर्शिया इंक्रीज विद इंक्रीज इन मास। मास को बढ़ाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट की इनर्शिया भी बढ़ेगी एंड डिक्रीज विथ डिक्रीज इन मास। ठीक है, अ हैवी ऑब्जेक्ट विल हैव मोर इनर्शिया देन द लाइटर वन। ठीक है, अब देखिए, इन अनदर वर्ड द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रेजिस्ट्स द चेंजेज इन अ स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया आप समझ चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है और उस मास के कारण उसमें एक करैक्टरिस्टिक्स आता है जिसके कारण वो अपने चेंजेस को अपोज करता है, उसमें चाहता है कि मेरे में कोई चेंजेस ना हो। ठीक है, इसी करैक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं कि इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखें कि सिंस अ हैवी ऑब्जेक्ट हैज मोर इनर्शिया thus it is difficult to push or pull a heavy box over the ground than the lighter one। ठीक है, यानी कोई भारी वस्तु है तो उसको आप पुश और पुल इजी से कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी इजी से नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट होता है उसको पुश और पुल करने में। कोई भारी बक्सा है, बहुत सारा भारी बक्सा है तो उसको आपको पुल और पुश करने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्शिया ज़्यादा हो गई है। लेकिन जब छोटा सा एक पत्थर स्टोन हो गया, लाइटर कोई ऑब्जेक्ट हो गया तो उसको आप इजी से पुश पुल कर सकते हैं, उसको अप डाउन कर सकते हैं क्योंकि उसका वेट बहुत कम है, उसके पास मास बहुत कम है तो उसकी एनर्शिया भी बहुत कम है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा एनर्शिया और उसको उसके पोजीशन को चेंज करने में उतना ही ज़्यादा फोर्स भी लगेगा। ठीक है, यदि एक ट्रक को धक्का देना और एक साइकिल को धक्का देने में अंतर है ना, तो क्या होता है, ट्रक का एनर्शिया ज़्यादा होता है क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको धक्का देना मतलब मैंने ट्रक स्टार्ट नहीं है और उसको हम लोग धक्का देते हैं तो कम से कम 10-12 आदमी मिल करके उसको धक्का दे करके आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक साइकिल को तो एक सिंगल आदमी ही उसको इधर से आगे पीछे कर सकता है, उसका एनर्शिया कम होता है। लेकिन ट्रक का एनर्शिया ज़्यादा होता है क्योंकि उसके पास मास ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, तो एनर्शिया समझ गए, अब इसके एप्लीकेशन को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों रिलेट है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और एनर्शिया दोनों कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली। ठीक है, तो आप देखिए कि जब बस स्टार्ट होती है ना, जब बस स्टार्ट हो रही है, देखिए जब बस स्टार्ट हो रही है, बस आगे की ओर जा रही है तो ये आदमी क्या है, पीछे की ओर झुक जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये एनर्शिया के कारण ही होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण नहीं होता। ठीक है, इसमें होता क्या है कि शुरू में तो बस रेस्ट में थी तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक जो पोजीशन था वो इसका ये बॉडी वो रेस्ट में था। ठीक है, ये रेस्ट में पूरा का पूरा बॉडी रेस्ट में था, पूरा का पूरा बॉडी रेस्ट में था। और जब बस अचानक चलने लगती है तो इसका जो हाफ बॉडी है वो भी मोशन में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला बॉडी क्या है, रेस्ट में ही रहता है। ठीक है, हाफ बॉडी रेस्ट में ही रहता है क्योंकि वो शुरू से ही रेस्ट में था। तो इसी के कारण ये वाला थोड़ा सा इधर और ये वाला इधर इंक्लाइंड कर जाता है। ये ठीक है, ये इधर अपना चला गया और ये इधर वहीं का वहीं रहने, ये चाहता है कि हम यहीं का यहीं रहे, ये वाला पार्ट जो है ये सोचता है हम यहीं का यहीं रहें। ठीक है, जिसके कारण ये क्या है, इधर की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर यही दे सकते हैं आप कि जब बॉडी बस स्टार्ट होता है उस समय पहले तो पूरा का पूरा बॉडी रेस्ट में होता है, लेकिन जब चलना स्टार्ट करता है ना बस, तो उसका हाफ बॉडी जो है मोशन में आ जाता है और हाफ बॉडी जो है रेस्ट में ही रहता है, जिसके कारण वो पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो इधर में मोशन इधर इधर हुआ तो ये यहीं पे रहना चाहा तो यहीं से ये इधर की ओर झुक गया। ठीक है, चलिए ये आप याद रखें।
फिर क्या है, वही दूसरा सिचुएशन कि अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड इफ ड्राइवर अप्लाइड ब्रेक सडनली। अब देखिए उसी का एक्सप्लेनेशन है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा जब नोट्स बना रहे होंगे तो, ठीक है, टोटल का टोटल इसको आपको लिखना है नोट्स बनाते समय, ठीक है। तो अब देखिए जब बस क्या अचानक रुकती है, ब्रेक लगाया जाता है, तो पर्सन क्या आगे की ओर झुक जाता है, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ये भी ड्यू टू एनर्सिया, ठीक है, ड्यू टू एनर्सिया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था कि शुरू में बस मोशन में था, तो पूरा का पूरा बॉडी मोशन में था, ठीक है, लेकिन अचानक बस रुकी ना, तो ये वाला नीचे वाला पार्ट तो इसका रेस्ट में आ गया, लेकिन ऊपर वाला अभी भी मोशन में था, तो वो आगे की ओर इंक्लाइन कर जाता है, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। और यदि कोई पूछे कि ऐसा होता क्यों है, तो ड्यू टू एनर्सिया, बस वन लाइन में आंसर ये रहेगा, ठीक है। चलिए और क्या है, फिर देखिए बिफोर हैंगिंग द वेट क्लॉथ ओवर लॉन्ड्री लाइन यूजुअली मेनी जर्क्स आर गिवन टू द क्लॉथ टू गेट देम ड्राइड क्विकली, ठीक है। तो ये भी क्या है, एनर्सिया के कारण ही होता है, ठीक है। तो सब यहाँ पे एनर्सिया का एग्जांपल है, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हेन द पाइल ऑफ कॉइन्स ऑन द कैरम बोर्ड इज हिट बाय अ स्ट्राइकर, कॉइन ओनली एट द बॉटम मूव अवे लिविंग रेस्ट ऑफ द पाइल्स ऑफ कॉइन्स एट सेम प्लेस, ठीक है। तो आप देखते होंगे कैरम बोर्ड में कि पूरा का पूरा इस तरह से पूरा का पूरा देखिए इस तरह से गोटी, इस तरह से देखिए इस तरह से गोटी लगा हुआ रहता है कैरम बोर्ड में, और यहाँ से एक स्ट्राइकर लेते हैं बड़ा वाला, और यहाँ से जब हाथ से मारते हैं तो ये वाला नीचे वाला गोटी निकल जाता है, ठीक है, और सब का सब रेस्ट में ही रह जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, तो ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये भी एनर्सिया कारण, इसको जब इस पे स्ट्राइक किया गया तो ये मोशन में आ गया, और मोशन में आकर के ये बाहर निकल गया, जबकि ये 4-5 यहाँ पे रहता है, वो सब रेस्ट में रहता है, और रेस्ट में रहता है तो सीधे यहीं का यहीं रह जाता है, ठीक है। तो ये रहा। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे एक ये देखिए एक एग्जाम्पल और भी हम एक्स्ट्रा यहाँ पे दे रहे हैं कि ये देखिए ये वाला एग्जाम्पल एनर्सिया ऑफ रेस्ट। देखिए इस कार्डबोर्ड पे क्या है, एक सिक्का रखा हुआ, ठीक है, और जब हम लोग क्या करते हैं, इस कार्डबोर्ड को स्ट्राइक करते हैं तो ये कार्डबोर्ड आगे की ओर चला जाता है और सिक्का सीधे पानी में गिर जाता है। कार्डबोर्ड आगे नहीं भागता है, क्यों, क्योंकि वो रेस्ट में था। ये दोनों कार्डबोर्ड और ये सिक्का दोनों रेस्ट में थे, ये कॉइन्स जो थे रेस्ट में, लेकिन मोशन में हम किसको ले आए, इस कार्डबोर्ड को मोशन में ले आए, सिक्का को तो नहीं लाए। तो सिक्का क्या करेगा, रेस्ट में ही रहेगा, और रेस्ट में ही रहता है जिसके कारण वो नीचे की ओर गिर जाता है। तो ये भी एनर्सिया का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए और एक बात समझिए कि पेड़ को जब हम लोग हिलाते हैं ना, ट्री को जब हम लोग हिलाते हैं तो उसका पत्ता टूट टूट करके नीचे गिर जाता है, ये भी एनर्सिया का ही एग्जाम्पल है। तो ये सब एग्जाम में आए तो इसे आप डायरेक्ट जो है आंसर लिख सकते हैं, ड्यू टू एनर्सिया, ठीक है। चलिए आज हम लोग यहीं रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में और भी सेकेंड वीडियो हम लोग ये करेंगे, तो मोमेंटम से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।